अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको हम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ ऐसे नाम हैं जिन्हें हम अच्छे से जानते हैं और कुछ ऐसे नाम हैं जिन्हें आप पहली बार सुनने वाले हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा, फिर आती है पन बिजली यानी पानी से बनने वाली बिजली, नाभिकीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, बायोमास, बायोडीजल, भूगर्भित ऊर्जा, समुद्री ऊर्जा और हाइड्रोजन ईंधन। अब एक एक करके हम एनर्जी के इन रीन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे और इनसे ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सौर ऊर्जा के बारे में। सौर ऊर्जा यानी सूरज से मिलने वाली एनर्जी। तो सौर ऊर्जा जो है, हम जानते हैं कि सूरज हमेशा चमकता है, हर रोज़ कुछ भी हो सूरज ने तो निकलना ही है। तो हज़ारों सालों से हम जानते हैं, करोड़ों सालों से है ये और आगे भी हमेशा बना रहेगा। तो इसका मतलब ये ऊर्जा का एक असीम और स्थायी स्रोत है जिसको हम अनंत काल से इस्तेमाल कर भी रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और हम करते भी रहेंगे। इनडायरेक्टली कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? आप कपड़े सुखाने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जगह को सूखने के लिए, हर चीज़ के अंदर कहीं ना कहीं तो एनर्जी इस्तेमाल हो रही है। तो वो एनर्जी कहाँ से मिल रही है? वो सूरज से ही मिल रही है। दिन के समय जब सूरज उपस्थित होता है तो वो उस एनर्जी का यानी सूरज के अंदर जो रेज़ हैं, किरणें हैं, उनकी एनर्जी का इस्तेमाल हम उनको फोटोवोल्टिक सेल की मदद से उनसे एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। उस प्रोड्यूस की गई एनर्जी को हम स्टोर कर सकते हैं। ये एनर्जी रिन्यूएबल प्रकृति की होती है जिसके परिवहन, व्यय और प्रदूषण की समस्या नहीं रहती है। मतलब एक बार आप जानते हैं सोलर पैनल का नाम हम सबने सुना हुआ है। आजकल घरों में, इंडस्ट्रीज़ के अंदर छत के ऊपर सोलर पैनल्स लगाए जाते हैं। वो सोलर पैनल दिन में धूप की गर्मी या धूप की रोशनी में या सूरज की रोशनी के अंदर वो इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको जनरेट करती है। तो ना तो इसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, ना ही ये किसी तरीके के पोल्यूशन का रीज़न बनती है। हाँ, ये ज़रूर है कि इसको बनाने के लिए सोलर पैनल और बैटरीज़ की ज़रूरत होती है, और जितने बड़े पैनल से जितनी क्षमता के बैटरी और पैनल्स लगाए जाते हैं उसी के हिसाब से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस होती है। ये तो हुई इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की बात। इसके अलावा डायरेक्टली इस सौर ऊर्जा का उपयोग या फिर सोलर एनर्जी का उपयोग पानी को गर्म करने में, यानी सोलर गीजर्स होते हैं कई जगह पर। यानी गीज़र जो होता है, नॉर्मली हम जानते हैं कि घरों में इलेक्ट्रिक गीज़र्स होते हैं जो बिजली से चलते हैं, लेकिन कुछ जगहों के अंदर जो बड़े बड़े गीज़र्स होते हैं उनको सोलर पैनल से डायरेक्टली अटैच कर दिए जाते हैं, और वो सोलर पैनल जो होते हैं सूरज की गर्मी का या सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करते हुए पानी को गर्म करते हैं। इसके अलावा हवा को गर्म करने के लिए, भाप बनाने के लिए सोलर कुकर, सोलर ड्रायर आदि जो हैं, ये सारे के सारे सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। इसके अलावा खारे पानी को भी साफ़ करने के लिए या उसको साफ़ पानी में बदलने के लिए भी सौर तालाब तकनीक का उपयोग किया जाता है। इसमें नमक तो तालाब में बाहर से मिलाया जाता है जिससे जल की ताप धारण क्षमता जो होती है 85 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाती है, जो पानी को साफ़ करने के लिए पर्याप्त है। सौर ऊर्जा जो है उसका ख़ास अच्छी बात क्या है कि ये सस्ती, सरल, क्लीन एनर्जी है और इजीली अवेलेबल है। यानी थोड़े से पैसे लगाकर हम इसको इजीली रेडीली अवेलेबल कर सकते हैं। अब इसके इस्तेमाल करने के फ़ायदे क्या हैं? सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करने का सबसे अच्छा फ़ायदा या सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी तरह का पोल्यूशन नहीं होता, क्योंकि हम कुछ जला नहीं रहे हैं यहाँ पर, तो हम किसी भी तरीके से एयर पोल्यूशन नहीं करते हैं। दूसरा, सौर पैनलों का उपयोग दूरस्थ स्थानों में किया जा सकता है। अगर हमें कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी पहुँचानी है तो हमें बिजली के खंभे और बिजली के तार ही एक साधन है जिनकी मदद से हम बिजली को वहाँ पे पहुँचा सकते हैं। और हम जानते हैं कि इंडिया में आज भी कई ऐसे दूर दराज के इलाके हैं जहाँ पर बिजली नहीं पहुँच पाई है। तो ऐसी जगहों पर सोलर पैनल जो हैं वो बहुत उपयोगी साबित हो सकते हैं, क्योंकि एक बार पहुँचा दिए जाने पर वहाँ पे खंभों या पाइपलाइन या किसी तरह की तारों की ज़रूरत नहीं है। सीधा पैनल्स ही जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करने में यूज़ हो सकते हैं। उनको पोर्टेबल भी बनाया जाता है। पोर्टेबल का मतलब हम सोलर पैनल्स को इस तरीके से फोल्डेबल फॉर्म में बना सकते हैं कि हम जहाँ चाहें इसको अपने साथ ले जाएं और वहाँ पे अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम इसको एनर्जी प्रोड्यूस करने में इस्तेमाल कर सकें। और नेक्स्ट आता है, इससे जुड़ी कोई ईंधन लागत नहीं है। यानी एक बार आपने खर्चा कर दिया सोलर पैनल लगाने में, तो उसके बाद ये नहीं है कि बार बार उसके अंदर एनर्जी इनपुट देना। जैसे हम एक कार खरीदते हैं
तो कार ख़रीदना ही काफ़ी नहीं है, हर बार हमें जब भी उसको चलाना है हमें उसमें पेट्रोल डालना पड़ेगा। ठीक है, हमें कोई चूल्हा जलाना है तो हमें उसमें अगर कोयला इस्तेमाल होता है या लकड़ी वाला तंदूर है तो उसमें हमें हर बार कोयला या फिर हमें हर बार लकड़ी डालनी पड़ेगी ताकि वो उसमें से आग बन सके, एनर्जी प्रोड्यूस हो सके। पर सोलर पैनल के साथ ऐसा कुछ नहीं है, हमें बाहर से कोई एनर्जी रिसोर्स इनपुट करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार सोलर पैनल जो हैं वो लगा दिए गए, फिट कर दिए गए, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करते हुए कंटिन्यूसली डे टाइम के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते रहेंगे। बार बार एनर्जी इनपुट देने या किसी भी तरीके का पेट्रोल, कोयला, लकड़ी कुछ भी उसके अंदर डालने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम है इसको इस्तेमाल करने में, वो क्या है कि ये थोड़ा सा महंगी होती हैं। यानी अगर हमें एनर्जी चाहिए, थोड़े टाइम के लिए चाहिए या कुछ चाहिए, तो एक बार पैनल्स को लगाने, ख़रीदने का खर्चा जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, लाखों में होता है एक्चुअली में। तो शुरुआत के अंदर ये महंगी लग सकती है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के अंदर देखें तो एक्चुअल में तो ये सस्ती पड़ती है। पर शुरुआत में इसको लगाना और इससे एनर्जी ऑब्टेन करना, शुरुआती लागत जो है इसकी वो थोड़ी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन ऑफ अनदर रिसोर्सेज। अब दूसरी बात होती है कि सूरज की रोशनी हमेशा रिलायबल नहीं है। रिलायबल नहीं है का मतलब क्या होता है, आप हर जगह सौर पैनल को इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब क्या है, जैसे कोई घना जंगल है या ऐसा इलाका है जो ठंडा है, जहाँ पे धूप कम रहती है या ज़्यादा दिन बादल रहते हैं, फोग रहता है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है, ऐसे एरियाज़ के अंदर सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके हम सोलर पैनल को यूज़ नहीं कर सकते। अगर हमें रात के समय एनर्जी चाहिए तो भी इतने, या डे टाइम बहुत कम है ऐसे एरियाज़ के अंदर, या धूप का टाइम कम है इन ब्रीफ, तो ऐसी जगह पे भी ये एक तरीके से एक रिलायबल सोर्स की फॉर्म में काम नहीं कर सकता। तो इस तरह दो प्रॉब्लम्स हैं इसकी। एक तो ये बहुत ज़्यादा महंगी है और हमेशा रिलायबल नहीं होती, कि हम हमेशा आँख मूंद कर विश्वास नहीं कर सकते। बरसात के दिन हैं या सर्दियों के दिन हैं, जब दिन छोटे होते हैं, या कोई ऐसे एरिया में अगर इंसान रहता है जहाँ बहुत ज़्यादा फोग पड़ता है, ज़्यादातर बादल रहते हैं, तो इस तरह के एरियाज़ के अंदर सोलर एनर्जी एक अच्छा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि महंगा भी पड़ता है और एनर्जी प्रोडक्शन भी जो होती है वो ज़्यादा नहीं होती है। सेकंड आता है पन बिजली, यानी पानी से बिजली बनाना। इसमें हम क्या करते हैं, वो नदियों पर बांध बनाकर पानी को ऊंचाई से नीचे टरबाइन के ऊपर गिराया जाता है, और जब टरबाइन का वो व्हील घूमता है तो उससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है, जिसको हम वाटर इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, जल विद्युत कहते हैं। और ये पानी जो है उसको रीयूज़ की बार बार यूज़ किया जा सकता है। अब इसके दो फ़ायदे होते हैं कि इससे कोई भी तरह का प्रदूषण नहीं होता है, और दूसरा, पानी हम जानते हैं कि अनलिमिटेड अमाउंट, क्योंकि यहाँ तो फ्रेश वाटर की बात तो हो नहीं रही, पानी की बात हो रही है। प्योर वाटर नहीं चाहिए हमें, सिर्फ पानी चाहिए, बहता हुआ पानी। तो क्योंकि हम जानते हैं कि वाटर अनलिमिटेड अमाउंट के अंदर अवेलेबल है, इसलिए ये जो है एक रिन्यूएबल रिसोर्स है जो कभी टाइम के साथ ख़त्म नहीं होगा। लेकिन इसके साथ भी प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम क्या है, शुरुआती कॉस्ट। यानी ज़्यादातर आप देखेंगे कि सभी के सभी जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उन सब के साथ कॉस्ट एक इशू है। शुरुआती कॉस्ट जो है वो महंगी है, क्योंकि इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके लिए बांध बनाने पड़ते हैं, और बांध को बनाना काफ़ी महंगा होता है। दूसरा कि ज़्यादा, क्योंकि हम जब बांध बनाते हैं तो बांध जो है उसमें मतलब पानी इकट्ठा होगा, यानी बहुत ज़्यादा एरिया चाहिए जो कि पानी से कवर हो। तो इस कारण अक्सर क्या होता है, पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर बहुत सारा जो वनीय क्षेत्र होता है वो इसके अंडर आ जाता है, यानी जो वन संपदा है, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी है, उसके लिए बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट रहता है। और वहाँ जो ऑलरेडी लोकल पॉपुलेशन प्रेजेंट होती है, लोग रहते होते हैं, उनके लिए भी नेगेटिव होता है, क्योंकि उनको वहाँ से मूव करना पड़ सकता है। और तीसरा, बांध जो है वो मछलियों का पलायन भी रोक सकते हैं, यानी जो एक्वेटिक लाइफ है, यानी जो वाटर एनिमल्स हैं, उनकी फ्री मूवमेंट को जो बांध है वो रोकते हैं। हम जानते हैं कि जो फिशेस होती हैं वो मूवमेंट करती हैं ख़ासतौर पर रिप्रोडक्शन के लिए, समुद्र से पानी, नदियों में, नदियों से समुद्र की तरफ। तो इस तरह की जो मूवमेंट है वो बांध के बन जाने के कारण जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो सकती है। तो उनके नेचुरल इकोसिस्टम को, यानी एक्वेटिक एनिमल्स के नेचुरल इकोसिस्टम को हम कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करते हैं, और कहीं ना कहीं हम पूरे के पूरे एनवायरनमेंट को भी नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहे होते हैं।